हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज एनालिसिस। तो दोस्तों आज की डेट है 11 मार्च ऑफ 2019 और यहां हम डिस्कस करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और एसएससी, दिस वीडियो इज गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से आर्टिकल्स है जो आज हमें यहाँ डिस्कस करने हैं। उससे पहले आज का जो कोट है वो एनवायरमेंट से रिलेटेड या फिर आप जो पोल्यूशन है उसके बारे में अगर ऐसे लिख रहे हैं तब जो है आप ये कोट यूज कर सकते हैं। तो यहां पे कोट है, वाटर एंड एयर, द टू एसेंशियल फ्लूइड्स ऑन विच ऑल लाइफ डिपेंड्स, हैव बिकम ग्लोबल गार्बेज कैंस। मतलब जितनी भी एयर और वाटर की बॉडीज है उसमें हम इतना कचरा फैला रहे हैं जैसे ये जो बॉडीज है ये बेसिकली एक गार्बेज कैन हो। तो इस ये जो कोट है आप यूज कर सकते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर आप कुछ भी यहाँ पे लिख रहे हैं तो। अब चलते हैं यहाँ पे एडिटोरियल पेज पे। एडिटोरियल पेज पे लेफ्ट साइड पे जो पहला आर्टिकल है ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें जो रेपो रेट है यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस किया गया था। तो यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि थोड़े और पॉइंट से उसे रिड्यूस करने की जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त हमारी जो इकोनॉमी है उसमें डिफ्लेशन नजर आ रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो रहे हैं। तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हो सकता है कि अगर यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी में थोड़ी सी ईजिंग दिखा दी जाए तो क्या हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे जो है उभरना शुरू हो सकती है। तो उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेटा आया है इन्फ्लेशन से रिलेटेड और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट जो चेंज नहीं हो रहे ऊपर से बढ़ रहे हैं, तो उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। नीचे वाला जो आर्टिकल है श्रीलंका से रिलेटेड है। तो श्रीलंका में अगर 2009 की बात करेंगे तो एलटीटी का काफी ज्यादा प्रोमिनेंस नजर आ रहा था। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे बहुत सारे जो तमिल को बिलोंग करते थे तो उनकी बहुत ज्यादा असैसिनेशन भी हुई थी और कुछ लोग यहाँ से गायब भी हो गए जिनके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब उनकी फैमिलीज ने यहाँ पे जब अपील किया तो उनको यहाँ पे जो है ऑर्डर नहीं किया गया। तो इसी वजह से जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ने यहाँ पे बोला कि आपने जिनके लिए भी इंसाफ नहीं किया, मतलब जिन लोगों को जस्टिस नहीं दिया गया है उनके लिए यहाँ पे एक कमीशन बनाई है, उनके जितने यहाँ पे ग्रीवनेस है उन सबको रिड्रेस कीजिए। तो इसी वजह से जो है ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज आया है जिसमें श्रीलंका ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं और ये जो है रिप्रेजेंट करेंगे 22 मार्च को यूएनएचआरसी में। अब बात करते हैं यहाँ सेंटर में जो आर्टिकल आया वो है अयोध्या से रिलेटेड। तो सैटरडे को भी हमने दो आर्टिकल डिस्कस किए थे इंपॉर्टेंट अयोध्या से रिलेटेड, तो उस वही सारे पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है कि जो मीडिएशन है ये एक ट्रैप की तरह देखा जा रहा है। तो इसमें कौन से 3 फैक्टर्स है जो ट्रैप की तरह है, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस करेंगे। नीचे वाला आर्टिकल बेसिकली गॉड से रिलेटेड है तो काफी ज्यादा रिलीजियस है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट पेज पे ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली पोस्ट बालाकोट चैलेंज के बारे में है। तो जैसे कि आप जानते हैं पुलवामा में अटैक हुआ, उसके बाद हमने रिटेलिएट किया बालाकोट में यहाँ पे जितने भी टेररिस्ट के या कैंप्स है उस पर अटैक करके, फिर यहाँ पे फिर पाकिस्तान ने भी यहाँ पे रिटेलिएट करने की कोशिश की थी। लेकिन आपको समझना ये है कि अगर मान लीजिए कभी और आगे फ्यूचर में कभी ऐसा टेररिस्ट अटैक हो जाता है किसी अलग फॉर्म में, तो आपको समझना है कि इंडिया कैसा स्टैंड लेगा, कैसे वो जो है अपना रिस्पॉन्स करेगा। क्योंकि इस वक्त हमारे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि अगर मान लीजिए कभी अटैक होता है तो ये स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। तो ये एक बेसिकली पॉलिसी है जो अभी भी हमने डेवलप नहीं की है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम जानते हैं कि यहाँ पे जब से यहाँ पे विंग कमांडर अभिनंदन वापस आए हैं उसके बावजूद हमें पता है कि बहुत सारे हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी भी डेथ हुई है। अब हम यहाँ पे इन सारी सिचुएशन में ये भूल गए हैं कि हमें अभी भी एक पॉलिसी को यहाँ पे जो क्रिएट करने की जरूरत है। जब भी ऐसा कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो कौन से वो मेजर स्टेप्स है जो हमें लेने चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि हमें कौन सी, हमने यहाँ पे कुछ और स्टेप्स लिए हुए थे जैसे कि एमएफएन स्टेटस हमने हटा दिया था। उसके बाद हमने बात करी थी कि जो इंडस रिवर के जितने भी यहाँ पे ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है उसका कंप्लीट यूसेज करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको समझना है कि ये काफी ज्यादा टूथलेस स्टेप्स लिए गए थे, तो इससे हमें ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि अगर हम यहाँ पे डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की बात करते हैं तो वो हमने 2008 में जब मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे उसके बाद भी कोशिश की थी, लेकिन उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसी वजह से जो है पुलवामा अटैक भी हुआ है। तो उसके संदर्भ में यहाँ पे बात करें कि क्या यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को हम अच्छा कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा दिन है जिस दिन हम यहाँ पे डायलॉग की शुरुआत कर सकते हैं तो वो दिन कब आने वाला है, वही सारे सवाल पूछे जा रहे हैं इस आर्टिकल में। उसके राइट साइड में जो आर्टिकल है ये फिर से अयोध्या के यहाँ पे जो मीडिएशन के बारे में है, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव बताया गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं जब भोपाल का ट्रेजेडी हुई थी तो उसमें भी जब यहाँ पे मीडिएशन की बात की गई थी तो इसमें सिर्फ यूनियन ऑफ इंडिया और यहाँ पे जो यूनियन कार्बाइड है वही दो बेसिकली स्टेक होल्डर्स थे। जितने भी लोग विक्टिम्स थे उनको यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे अयोध्या का जो वर्डिक्ट है उसमें स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया गया। ये बेसिकली बता रहे हैं ऑथर कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपनी पुरानी गलतियों से सीखा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है जिसकी यहाँ पे जो मैन ऑफ लॉ की जगह यहाँ पे मैन ऑफ फेथ को यहाँ पे भी मीडिएटर की तरह बुलाया गया है। तो उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में।
तो जैसे कि आप जानते हैं हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर कंट्री को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो आज की कंट्री का नाम है चिली। तो चिली बेसिकली आपको यहाँ पे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में नजर आएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कैपिटल बेसिकली है सैंटियागो। और यहाँ पे आपको दो फिजिकल ज्योग्राफी है जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो है बेसिकली आपको एंडेस माउंटेन्स नजर आएंगे, उसके साथ आपको एक इंपॉर्टेंट डेजर्ट नजर आती है, उसका नाम है यहाँ पे अटकामा डेजर्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जो पास करता है चिली से, उसी के साथ साथ यहाँ पे साउदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट में यहाँ पे और भी 4 कंट्रीज है जिससे यहाँ पे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है। एक सबसे पहले आप यहाँ पे देखते हैं चिली से पास करता है, फिर यहाँ पे अर्जेंटीना से पास करता है, फिर पैराग्वे से, फिर ब्राजील से। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डिनेंस वाज अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, जिससे जो है टीचिंग स्टैंडर्ड जो हायर एजुकेशन में वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है ऑर्डिनेंस के। तो जो ऑर्डिनेंस जो यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है उसका नाम है सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर ऑर्डिनेंस ऑफ 2019। अब इसमें जो है पुराना जो रोस्टर सिस्टम है 2000 पॉइंट का, तो उसको यहाँ पे लेकर आएंगे, जिससे क्या है कि यहाँ पे जो रिजर्वेशन का जो यहाँ पे क्राइटेरिया वो तो सेम ही रहेगा, इवन ईडब्ल्यूएस भी यहाँ पे लगा दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि जितनी भी वैकेंसी है टीचर्स की वो जो है फुलफिल हो जाएंगी। इसे धीरे धीरे ही सही हायर एजुकेशन में जो है यहाँ पे जो टीचिंग की एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑर्डिनेंस की, क्योंकि ऑर्डिनेंस के बारे में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं पिछले 2-3 हफ्तों में। तो अब समझते हैं कि प्रेसिडेंट के पास जो ऑर्डिनेंस पावर आता है वो आता है आर्टिकल 123 से। अब ये बेसिकली एक टेम्पररी लॉ की तरह काम करता है, लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है ये बेसिकली एक्ट की तरह ही होता है। अब यहाँ पे जब ये ऑर्डिनेंस लेकर आ जाता है तब ये यूजुअली तब होता है जब बेसिकली जो है पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा बेसिकली रिसेस में होता है, मतलब ये एक्टिव नहीं होते हैं। उसके साथ साथ ये तब भी आ सकता है अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, तब भी जो है ये बेसिकली ऑर्डिनेंस बना के उसे पास कर सकते हैं। लेकिन यहां पे कंडीशन ये होती है कि विद इन 6 वीक्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द पार्लियामेंट आपको ये बेसिकली पास करवाना होता है, वरना जो है ये पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस नल एंड वॉइड बन जाता है। अब बात करते हैं पहले आर्टिकल की जो है ईज द फ्लो, मतलब यहां पे जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें थोड़ी सी और ईजिंग की जरूरत है, वही इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स की। तो यहां पे बताया जा रहा है जनवरी 2018 से 19 के बीच में जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है जो वो फॉल कर रहा है, मतलब यहां पे जो है मंदी आ रही है 5.07 से 2.05। तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है पिछले 1 साल में, तो ये बताया गया है। अब अगला बताया जा रहा है कि जो एसबीआई है और इवन जो आईसीआईसी और एचडीएफसी के बैंक्स है, तो वहां पे जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड ऑन लेंडिंग रेट, मतलब आपको कितने लेंडिंग रेट पे दिया जाता है जो मिनिमम है, तो वो बेसिकली इंक्रीज हो रहा है 8.1 से 8.75 तक बढ़ गया है। आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो है आपको इन्फ्लेशन रेट में डिक्लाइन दिख रहा है, लेकिन उसी के पैरेलल में जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लेंडिंग रेट है वो डिक्लाइन नहीं हुआ है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करेंगे एमसीएलआर की, तो ये बेसिकली मिनिमम इंटरेस्ट रेट है जो बेसिकली एक बैंक जो है होल्ड करता है, मतलब इससे कम आप कोई भी लेंडिंग रेट पे कुछ भी नहीं दे सकते, ना कार लोन ना होम लोन। अब आपको समझना ही है कि अगर यहाँ पे अगर बात करेंगे कि पिछले 10 साल में अगर जो यहाँ पे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं तो उसमें जो आपको रिटर्न्स मिलते थे उसमें भी रिडक्शन आ गया है, मतलब जिसमें भी नॉर्मल जनता का फायदा हो रहा था तो उसमें जो है यहाँ पे स्ट्रेटेजिक चेंजेस दिखाए जा रहे हैं। एक और आपको चीज ये समझनी है कि भले ही ये सारे जो रीजन है इसी वजह से जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ज्यादा जो इकोनॉमिक चेंजेस है और जो हमारा यहाँ पे ग्रोथ है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है लोन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा है इस वक्त। अब अगली बात हम बात करेंगे कि जो मॉनेटरी टाइटनिंग की बात करेंगे, तो अगर आप उसे बहुत सालों तक अगर मेंटेन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक स्लोडाउन जो हम अभी देख रहे हैं वही सिचुएशन जो है आती रहती है। अगली बात हम बात करेंगे जो मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस कर रहे थे रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स का, उससे अच्छा यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट से कर दे तो शायद कुछ अलग चेंजेस हम देख सकते थे। तो यहाँ पे बेसिकली फाइनली कंक्लूजन में ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने इवन जो है इंटरेस्ट रेट ऑन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो उसमें भी यहाँ पे स्लैश कर दिया था। तो जब भी यहाँ पे जो जनता का फायदा होने वाला था वहां पे जो इंटरेस्ट रेट स्लैश कर दिया गया, और जब भी हम कभी इंटरेस्ट लेने जाते थे तो क्या है उसमें बढ़ा दिया गया है। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई और जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है हमें चल रहा है, तो उसका प्राइमरी रीजन ये भी माना जा रहा है इस आर्टिकल में। अब यहाँ पे बेसिक्स की बात करेंगे कि यहाँ पे दो तरीके से यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन हम यहाँ पे बेसिकली एवेल्युएट कर सकते हैं। एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब जो WPI है ये बेसिकली रिलीज किया जाता है ऑफिस इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा, और जो CPI होता है वो होता है सेंट्रल स्टडीज ऑफिस के द्वारा। अब यहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट है ये बेसिकली कौन से फेज में देखा जा रहा है इसके हिसाब से बताया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए होलसेल मार्केट में अगर यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रही है तो वहां पे इन्फ्लेशन अगर हम नोट करें तो WPI होता है। अगर मान लीजिए आप कंज्यूमर के यहाँ पे जो फेज में अगर पता लगा रहे कि इन्फ्लेशन हुआ है नहीं हुआ है, तब जाके जो है CPI का इंडेक्स हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे वही डिस्टिंक्शन बताया गया कि फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन में WPI का इस्तेमाल करते हैं और फाइनल स्टेज में क्या यूज करते हैं CPI में। और यहाँ पे एक और प्राइमरी डिफरेंस ये है कि WPI में गुड्स ही इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो CPI है उसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं।
अब बात करते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की, जो है इल्यूसिव जस्टिस। मतलब यहाँ पे जो जस्टिस की हम कोशिश कर रहे हैं काफी ज्यादा वेग लग रहा है, शायद अचीव नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे पूरा कंटेक्स्ट ये है कि आप जानते हैं श्रीलंका में जब एथनिक वॉर चल रहे थे तब उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी और उसको कोई भी यहाँ पे जो है इवेल्युएट नहीं कर पा रहा या फिर किसी ने भी जो है इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली है। तो सरकार में यहाँ पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों कोशिश ये कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो बॉडीज है उन्हें यहाँ पे बनाया जाए ताकि रिड्रेस कर सके जितने भी इश्यूज हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, कमिटमेंट दिया था 2015 में यहाँ पे श्रीलंका की गवर्नमेंट ने कि जितने भी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुए थे 2009 में, तो उन सबको रिजॉल्व करने का यहाँ पे जो दायित्व है ये पर्टिकुलर बॉडी ने लिया था। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे यू टर्न लिया जा रहा है तब से कि यहाँ पे श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है बोले उनको थोड़ा और टाइम चाहिए। लेकिन क्योंकि मार्च 22 से इसके बारे में डिस्कशन होने वाला है, इसी वजह से श्रीलंका ने कुछ यहाँ पे एडॉक यहाँ पे चेंजेस किया, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने ऑफिस ऑफ मिसिंग पर्सन बनाया है, जिसके अंदर जितने भी लोग यहाँ पे मिसिंग चले गए थे तो उनके बारे में यहाँ पे जितने भी कंप्लेंट्स आएंगे उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन के पता लगाया जाएगा। तो इसी वजह से जो है इस पर्टिकुलर ऑफिस को तुरंत बनाया गया। उसके साथ साथ पिछले साल अक्टूबर में यहाँ पे एक और बिल को यहाँ पे पास करवाया गया था, जो है ऑफिस ऑफ रिपेरेशन, जिसके संदर्भ में भी कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी लोग यहाँ पे मिसिंग हुए थे, जिनके साथ यहाँ पे अट्रॉसिटीज हुई थी, तो उनको यहाँ पे जो है जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। अगली बात करेंगे कि अगर आप ऐसा कोई भी जुडिशियल सिस्टम बनाते हैं तो उस पर सबसे पहला सवाल ये उठाया जाएगा कि क्या वो इंडिपेंडेंट है, क्या वो इंपार्शियल है, क्या वो इंटीग्रिटी से भरा हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि अगर जब भी ऐसे एथनिक वॉर्स होते हैं और अगर आप कोई भी जुडिशियल बॉडी बनाते हैं तो उसकी इंटीग्रिटी पे काफी ज्यादा सवाल उठाया जाता है। अब कोशिश श्रीलंका को यह करने की अगर वो कोई भी ऐसी बॉडी बनाते हैं तो उनके अंदर बहुत ज्यादा इंपार्शियलिटी और यहाँ पे इंटीग्रिटी होनी चाहिए। अगली हम बात करेंगे यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है अगले इलेक्शन में जब लड़ने वाले हैं तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये पर्टिकुलर बॉडीज को बनाना, क्योंकि इससे क्या है यहाँ पे जो लोग उनको ज्यादा वोट कर सकते हैं। इसी वजह से जो उन्होंने काफी ज्यादा अकाउंटेबिलिटी ली है व्हेन इट कम्स टू दी वॉर क्राइम व्हिच हैव बीन डन इन 2009। अब क्योंकि हम यहाँ पे यूएनएचआरसी की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ सकते हैं कि इसको बेसिकली फाउंड किया था 2006 में। अब इसका पूरा यहाँ पे जो मैंडेट है वो ये है कि इसे प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना ह्यूमन राइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अब इसके अंदर टोटली 47 इलेक्टेड मेंबर्स है और उसी के साथ साथ 30 जो सेशन है ये बिगिन किया था यहाँ पे जून 18 को 2018 में। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल में जो अयोध्या के मीडिएशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पूरा मीडिएशन है ये बेसिकली इसमें एक 3 एलिमेंट है विच आर कंसिडर्ड एज अ ट्रैप। पहला है इस पर्टिकुलर मीडिएशन की टाइमिंग, दूसरा यहाँ पे जितने पर्सन यहाँ पे मीडिएटर्स इन्वॉल्व है और इसका पूरा फ्रेमिंग का प्रोसीजर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टाइमिंग की। टाइमिंग जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे इलेक्शन आने वाले, उससे तुरंत पहले यहाँ पे 8 वीक्स का टारगेट भी दिया हुआ कि विद इन 8 वीक्स आपको जो है ये मीडिएशन कंप्लीट करना है। तो काफी ज्यादा मुश्किल रह सकता है क्योंकि ये पूरा इश्यू इतना वॉलेटाइल है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 वीक से पहले अगर कंप्लीट हो जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है कुछ पार्टीज को। अगली हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो मीडिएटर्स यानी पर्सन जो सेलेक्ट हुआ है उनकी यहाँ पे अथॉरिटी पे भी क्वेश्चन उठाया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे बात करें श्री रविशंकर, तो इन्होंने ऑन यहाँ पे जो है एयर आके बताया हुआ था कि यहाँ पे जो है मुस्लिम्स को यहाँ पे बेसिकली अपना जो राइट है वो छोड़ देना चाहिए ऐसा बोला है उन्होंने बहुत बार। तो इसी वजह से जो है पूछा जा रहा है कि क्यों इनको सिलेक्ट किया गया है। अगली बात करेंगे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए टेंपल बन जाता है, अगर मान लीजिए टेंपल नहीं भी बनता है तो यहाँ पे कौन से लोग हैं, कौन से सेक्टर्स के लोग हैं जिनको यहाँ पे फायदा होने वाला है, कौन से लोगों को नहीं होने वाला है, इन चीजों को भी इवैल्यूएट करने की जरूरत थी। अगली हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा माना जा रहा है कि जो मीडिएटर्स हमने सेलेक्ट किए हैं वो काफी ज्यादा क्वालिफाइड और अच्छे हैं बेस्ड ऑन दी जजेस। क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यहाँ पे अपना वर्डिक्ट दिया था और यहाँ पे मीडिएशन की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या क्यों लगता है कि जो मीडिएटर्स है काफी ज्यादा क्वालिफाइड है कंपेयर टू जो जजेस जिन्होंने यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट का वर्डिक्ट दिया था। तो ये कुछ 4-5 सवाल है जो यहाँ पे जो है ऑथर पूछ रहे हैं कि अगर आपने मीडिएशन का यहाँ पे अगर सोल्यूशन चुना है तो क्या रीजन थे कि आपने इसे चुना और क्यों आपने जो है मीडिएटर्स को यहाँ पे अपहोल्ड किया है कंपेयर टू दी सुप्रीम कोर्ट के जजेस। उसके बाद हम बात करेंगे मैन ऑफ लॉ एंड नॉट फेथ। तो ये जो है ये भी फिर से अयोध्या के मीडिएशन से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो ऑथर है ये कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे जो पूरा मीडिएशन के केस को यूनियन कार्बाइड के केस से। तो यूनियन कार्बाइड का जो केस है ये बेसिकली भोपाल गैस ट्रेजेडी से रिलेटेड जो 1984 में हुआ था। इसमें जो बेसिकली जो गैस थी जो लीक हुई थी जिसका नाम है यहाँ पे आइसोसाइनाइड मिथाइल। तो बेसिकली तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि इस लीक के बाद जो जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे तो उनकी यहाँ पे जो मांगी नहीं मानी गई थी। अब यहाँ पे आपको देखेंगे कि यहाँ पे जितने स्टेक होल्डर्स है उसमें दो लोग थे, एक यूनियन ऑफ इंडिया था और दूसरा था यूनियन कार्बाइड। अब क्योंकि विक्टिम्स को यहाँ पे इग्नोर कर दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी अच्छी बात ये समझी है कि यहाँ पे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसमें भी कुछ स्टेक होल्डर्स ने बोला है कि यहाँ पे वो नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनको लगता है ये मैटर ऑफ फेथ और मैटर ऑफ फेथ में जो है नेगोशिएशन नहीं हो सकता है। अगली हम बात करेंगे कि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है कि अंडर व्हाट प्रोविजन उन्होंने ये मीडिएशन की शुरुआत की है,
लेकिन कहीं ना कहीं लगता है ये इंस्पायर हुए हैं 89 जो सेक्शन है सीआरपीसी का, जिसमें बताया जाता है कि सेटलिंग ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट। अब आपको एक और चीज ये समझनी है कि अगर ये मीडिएशन, आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 के अंतर्गत होता तो जो भी अवार्ड दिया जाता वो बेसिकली बाइंडिंग हो जाता सारी बॉडीज में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट या वर्डिक्ट आएगा वो भी कभी भी जो है फोर्स नहीं किया जाए किसी भी स्टेक होल्डर पे। अब फाइनली ये बताया जा रहा है कि ये जो मीडिएशन का केस है ये एक्चुअली एज अ जो मान सकते हैं कि फ्यूचर में भी बहुत सारे जो केस है वो डिमांड कर सकते हैं। जैसे अगर सबरीमला का इशू हो सकता है तो भी रिलीजियस मैटर से ही बिलोंग करता है, तो हो सकता है कि वो उसमें भी मीडिएशन मांगे कि यहाँ पे जो टेंपल अथॉरिटीज और जो वुमेन्स है वो आपस में ही जो है मीडिएशन करके पता लगाए कि मतलब यहाँ पे वुमेन्स को अलाउ करना चाहिए नहीं अलाउ करना चाहिए। तो वैसे भी केसेस आ सकते हैं फ्यूचर में, ऐसा इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की जो है पोस्ट बालाकोट चैलेंज। अब यहां पे आपको समझना ये है कि आप जानते हैं जब भी हमारी कंट्री में टेरर अटैक होता है तो हमने बहुत सारे अलग अलग स्टैंड लिए हैं। लेकिन हम बात करेंगे ऑपरेशन पराक्रम, जहां पे 2001 में हमने बहुत सारे अपने जो आर्मी वाले उनको मोबिलाइज किया था यहाँ पे एलओसी की तरफ। उसके बाद अगर 2008 की बात करेंगे तो वहां पे हमने पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का इस्तेमाल किया था। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो वो हमने बेसिकली रिटेलिएशन किया था। अब कहीं ना कहीं आप समझ रहे कि हमने हर तरीका जो बुक में लिखा हुआ है उसका इस्तेमाल किया है जब भी हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ है। अब आपको समझना ये कि हमने बेसिकली स्ट्रैटेजिक पेशेंस से मूव करते हुए यहाँ पे ऑफेंसिव डिफेंस का इस्तेमाल किया जब हम बात करते हैं बालाकोट के इस पर्टिकुलर रिटेलिएशन के बारे में। उसके साथ साथ कुछ आइसोलेटेड स्टेप्स हमने जो लिए थे वो था एमएफएन स्टेटस हटा दिया था। उसके साथ साथ बहुत सारे जो स्पोर्ट्समैन थे जो यहाँ पे इंडिया में आना चाहते थे उनका वीजा डिनाई कर दिया। उसके बाद जो है इंडस का यहाँ पे कंप्लीट यूसेज करने की बात की। लेकिन ऑथर बोलते थे इनमें से कोई भी किसी भी यहाँ पे जो एक्शन का जो है फायदा हमें नहीं हुआ, क्योंकि बेसिकली अगर हम ट्रेड की बात करेंगे तो इतना ट्रेड सरप्लस भी नहीं था कि एमएफएन हटाने से हमें कोई या पाकिस्तान को कोई नुकसान होने वाला है। अगली हम बात करेंगे कि पुलवामा टेरर अटैक के बाद हमने बालाकोट में रिटेलिएट किया, फिर यहाँ पे पाकिस्तान ने काउंटर किया, तो बहुत सारे लॉस ऑफ लाइफ है हमारी कंट्री में। और उसके बाद हम ये जब से यहाँ पे जो विंग कमांडर अभिनंदन वापस आए हैं तो बेसिकली जो पूरी जनता और जो गवर्नमेंट है वो भूल गई है कि उसका जो ओरिजिनल मैंडेट था वो ये था कि एक पॉलिसी जनरेट करना ताकि जब भी कोई ऐसा टेररिस्ट अटैक हो तो नेक्स्ट कौन से स्टेप्स है जो बेसिकली हमारी गवर्नमेंट को लेने चाहिए। अब अगली बात हम करेंगे कि यहाँ पे बार बार जो यहाँ पे पाकिस्तान बोल रहा था कि हमें बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग करनी चाहिए, तो इसका क्या ये एक पर्टिकुलर सोल्यूशन हो सकता है? इस सवाल का अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर यहाँ पे डायलॉग होता है तो ये तब तक नहीं होगा जब तक जो है यहाँ पे पाकिस्तान अपने जितने भी यहाँ पे सॉइल पे टेररिस्टों को यहाँ पे ग्रो करने दे रहा है, तो जब तक वो हटाता नहीं है कोई भी डायलॉग जो है वो पॉइंटलेस हो जाता है, ऐसा इंडिया का मानना है। उसके साथ अगर बात करें कि वर्ल्ड ने कैसे यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया है तो सारी कंट्रीज ने यहाँ पे जो है हमें सपोर्ट किया, किसी ने भी क्रिटिसाइज नहीं किया बालाकोट को। जस्ट चाइना जो है वो म्यूट था, मतलब उसने कुछ भी नहीं बोला। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को अच्छा करने के लिए अगर डायलॉग ही सोल्यूशन है तो वो कौन सा दिन है जब हम यहाँ पे डायलॉग की शुरुआत करेंगे? क्या वो दिन सच में आने भी वाला है, नहीं आने वाला है? उसके बारे में यहाँ पे जो है स्केप्टिसिज्म दिखाया जा रहा है ऑथर के द्वारा। यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए हु वाज द हेड ऑफ 5 मेंबर कमिटी जो एग्जामिन करेंगे ताकि प्रॉपर और स्ट्रक्चर्ड यहाँ पे स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस टू ऑल द एडवोकेट्स। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शंस है। तो यहाँ पे जो हेड है वो होंगे आलोक श्रीवास्तव, जो कि हेड करेंगे ताकि इंश्योरेंस जो कवर दिया जाता है एडवोकेट्स को तो उसे कैसे मैनेज करना है। अब बात करते हैं पेज 1 की। तो पेज 1 पे यहाँ पे जो डिसीजन लिया गया 2019 के जो इलेक्शन है तो उसकी जो शुरुआत होने वाली है तो उसके बारे में यहाँ पे रिलीज दिया गया है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जब भी यहाँ पे इलेक्शन डेट्स आते हैं उसी दिन से जो है यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे 7 फेजेस में यहाँ पे अप्रैल 11 से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर एक और चीज बताया जाए कि आंध्र, अरुणाचल, सिक्किम, ओडिशा में जो है यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे। और यहाँ पे काफी ज्यादा डिमांड किया जा रहा था कि लोकसभा इलेक्शन के साथ ही यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ मना कर दिया है, बोला कि जो जम्मू कश्मीर के इलेक्शन है वो इसके साथ नहीं होने वाले हैं। और यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोरा, तो वही जो है बेसिकली बता रहे हैं कि यहाँ पे वीवीपैट यहाँ पे डिस्पैच हो चुके हैं हर जगह पे और यहाँ पे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे क्योंकि हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बारे में कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। तो ये जो बेसिक एम है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो है इसलिए ताकि जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। उसके साथ आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो शुरुआत थी ये की गई थी 1971 में जब 5th इलेक्शन हुए थे। अब यहाँ पे इसका कोई स्टैट्यूटरी बेसिस नहीं है, मतलब इसको कोई पार्लियामेंट ने लॉ पास करके नहीं बनाया गया, लेकिन इसका एक पर्सुएसिव इफेक्ट होता है। मतलब इलेक्शन कमीशन ने ये बेसिकली खुद ही बनाया हुआ है रूल्स ताकि जो है यहाँ पे जो इलेक्टोरल मॉरलिटी है तो उसको यहाँ पे अपहोल्ड किया जा सके। लेकिन एक और चीज आपको ये समझना है कि इसके लिए हमने जो मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है उसको यहाँ पे और एनफोर्स करने के लिए यहाँ पे एक ऐप भी बनाया गया था जिसका नाम है सी विजिल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि इंडिया एंटर्ड इनटू अ डील विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर लीजिंग द न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन वर्थ
$3 बिलियन फॉर दी पीरियड ऑफ 10 years। तो मतलब यहाँ पे कौन सी कंट्रीज के सामने ये डील साइन की है, तो ये की है हमने रशिया के साथ। तो रशिया जैसे कि आप जानते हैं ये बेसिकली हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। रशिया से बेसिकली हमने इससे पहले भी आईएनएस चक्रा लिया हुआ है, उससे 1 लिया है, फिर 2 लिया हुआ है, तो अलग अलग फेसेस के लिए। पहला जो आईएनएस चक्रा 1 था 1988 में हमने 3 ईयर लीज पे लिया था, फिर जो आईएनएस चक्रा 2 है वो बेसिकली हमने 10 ईयर्स के लिए लिया था 2012 में। तो बेसिकली वो एक्सपायर हो जाएगा 2022 तक, लेकिन उसको भी एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जो नया हम चक्रा 3 ले रहे हैं तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडियन नेवी को ये मिल जाएगा 2025 तक। अब बात करते हैं यहाँ पे पेज 1 पे लेफ्ट साइड पे जो आर्टिकल आया है, तो यहाँ पे दुखद बात ये है कि यहाँ पे जो एरोप्लेन टेक ऑफ किया था इथियोपिया से, तो ये बेसिकली क्रैश हो गया है। तो इसी वजह से इसमें जो है ऑलमोस्ट 157 लोगों की डेथ हो गई है, उसमें 4 इंडियंस थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इथियोपियन एयरलाइन के जो सीईओ हैं वो उसी क्रैश लोकेशन पे गए हुए हैं। उसके बाद अगर राइट साइड के आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स से बताया जा रहा है कि रूरल डिस्ट्रेस जो है, क्योंकि आप जानते हैं एम्प्लॉयबिलिटी और जो ग्रोथ है वो जो इनकम है वो इतनी ज्यादा नहीं देखी गई है। लेकिन यहाँ पे अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो विद इन दिसंबर 2018 में आप देख सकते हैं 3.84 की ग्रोथ दिख रही है रूरल एरिया में। एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करें तो 4.64 ग्रोथ है, और जो स्किल सेक्टर मतलब जितने भी एग्रीकल्चर एरिया में, अगर रूरल एरिया में जितने भी स्किल्ड लोग हैं तो उसमें ग्रोथ की बात करेंगे तो 4.06 यहाँ पे परसेंटेज दिखाया जा रहा है। अब क्योंकि हम यहाँ पे इथियोपिया की बात करें तो यहाँ पे आप उसकी लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे उसकी जो कैपिटल है वो बेसिकली अदिस अबा है, और ये बेसिकली जो एयरलाइन है ये बेसिकली इथियोपिया से जा रही थी यहाँ पे नायरोबी में, जो कि आपको केन्या में नजर आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी होस्टेड द इंडिया जापान जॉइंट स्पेस डायलॉग। अब ये जो स्पेस डायलॉग है इसमें बात कर रहे थे कि दो एजेंसीज है जो कि बेसिकली एक जाक्सा और एक इसरो है, तो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि कैसे दोनों कोलैबोरेट करके अलग अलग यहाँ पे सेक्टर्स में काम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो होल्ड किया गया था वो किया था न्यू दिल्ली में। अब यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज है बेसिकली जो नरेंद्र मोदी जी हैं ये गए थे यहाँ पे 50th रेजिंग डे सेरेमनी ऑफ सीआईएसएफ जो कि गाजियाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे पुलवामा के और उरी के हार्ट ब्रेकिंग अटैक्स के बारे में बताया था। तो यहाँ पे सीआईएसएफ के बारे में कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इसे फाउंड किया था 1969 में। तो ये बेसिकली अंडर दी स्टैट्यूट इसको बनाया गया था पार्लियामेंट ने लॉ पास करके। उसके साथ साथ ये आता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में। अगर इसके मोटो की बात करेंगे वो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सी स्कीम है जो लॉन्च किया गया था महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके संदर्भ में यहाँ पे जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है गुड क्वालिटी ऑफ फूड एंड हाईली सब्सिडाइज्ड रेट। तो इस पर्टिकुलर स्कीम का नाम है अटल आहार योजना। अब आपको समझना है कि महाराष्ट्र ने यहाँ पे जितने भी यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, उनके लिए अलग अलग स्कीम्स ऑलरेडी लेकर आए हैं। जैसे कि यहाँ पे एक श्रमेव जयते योजना है जिसके अंतर्गत यहाँ पे पेंशन दिया जाता है ₹3,000 अगर आपकी एज जो है 60 ईयर से ज्यादा है। तो ये कुछ दो स्कीम्स है जो महाराष्ट्र रिलेटेड जो आपके एग्जाम में आ सकती है। अब बात करते हैं पेज 8 की, तो यहाँ पे लॉ मिनिस्ट्री ने यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे 1023 यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्स की जरूरत है ताकि जितने भी केस है जो पॉस्को के अंदर आते हैं तो उनको यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे जरूरत है। अब आपको इस पॉस्को एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो ये जो एक्ट है ये बेसिकली 2012 में आया था। अब इसके संदर्भ में यहाँ पे कोशिश ये की गई है कि अगर मान लीजिए किसी भी बच्चे के साथ अगर यहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज किया जाता है तो उसके लिए बहुत सारे जो है यहाँ पे प्रोविजन प्रोवाइड किए गए हैं। अब यहाँ पे उसका पूरा जो सक्सेस हमें इससे पता चलता है कि यहाँ पे पूरी कोशिश ये की जा रही है कि कैसे जो है हम इंश्योर कर सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एवरी चाइल्ड। और उसी के साथ साथ यहाँ पे स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट बनाए गए हैं। अगर जब भी ऐसा कोई केस आता है तो इनका जो है रिहेबिलिटेशन हो जाता है। अगली बात तो हम करेंगे कि 2 न्यू बेंचेस बनाए गए एनसीएलटी के यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के। अब बताइए कि कौन सी 2 सिटीज में एस्टैब्लिश हुए हैं। यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन है, अमरावती, चेन्नई, इंदौर। अब यहाँ पे 2 जगह पे यहाँ पे इंस्टॉल हुए, तो बताइए कौन से 2 है। तो वो सबसे पहले तो है अमरावती और दूसरा है इंदौर। अब अगर हम यहाँ पे एनसीएलटी की बात करेंगे तो ये सेटअप किया गया है कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत। अब इसमें जो है टाइम बाउंड एडजुडिकेशन दिया जाता है, मतलब अगर कोई भी इशू होता है कंपनी से रिलेटेड तो यहाँ पे रिड्रेस किया जाता है इस पर्टिकुलर एनसीएलटी में। उसके साथ साथ ये काफी ज्यादा जो है कंपनी करता है कंपनी एक्ट 2013 और जो आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है उससे रिलेट करता है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन पेज से बात करेंगे यहाँ पे वेनेजुएला की। तो वेनेजुएला के जो ये यंग लीडर है जुआन गाइडो, तो इन्होंने बेसिकली चैलेंज किया हुआ है निकोलस मदुरो को, क्योंकि आप जानते हैं 2018 का जब से इलेक्शन हुआ है उसको भी यहाँ पे रिगिड माना गया है। तो उसके संदर्भ में बता रहे हैं कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस से बाहर आने के लिए हमें इस नए लीडर की जरूरत है। तो इनको बेसिकली जैसे इन्होंने यहाँ पे अपनी जो होमलैंड पे यहाँ पे एंटर किया तभी जो है इनको यहाँ पे अरेस्ट करने की बात की जा रही थी। अब बात करते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ऑन लाइफ एंड डेथ। तो यहाँ पे पूरा जो कंटेक्स्ट है वो ये है कि यहाँ पे जो 2009 में एक सेंटेंस दिया गया था 6 लोगों को कन्विक्ट के लिए। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे उस पर स्टे लगा दिया गया क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि इनको यहाँ पे गलत तरीके से यहाँ पे जो है इनको सेंटेंस किया गया ये डेथ के लिए, जबकि इन्होंने कोई गलती की भी नहीं है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात ये पता चलती है, अगर मान लीजिए 2009 का जो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया था कि इनको यहाँ पे फांसी चढ़ा देनी चाहिए, अगर चढ़ा दिया होता तो क्या अब हमें पता चला कि इन्होंने कोई गलती नहीं, क्या हम उन्हें वापस ला पाते? या तो ऑब्वियस
सी बात है कि हमारे जुडिशरी सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम है। इसका एक रीजन ये भी होता है कि जब भी कोई ऐसा केस आता है तो पुलिस की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पे सेटल करना होता है, तो ये किसी पे भी इंजाम लगा देते हैं। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि यहाँ पे दिल्ली में एक बच्चा था जिसका नाम है प्रद्युमन, तो ये बेसिकली फर्स्ट क्लास का बच्चा था, तो इसका बेसिकली मर्डर किया गया था उसी के स्कूल वाले एक स्टूडेंट ने। लेकिन क्योंकि पुलिस वालों को इसको कंप्लीटली यहाँ पे खत्म करना था जल्दी से, तो पूरा इंजाम जो है यहाँ पे स्कूल के बस ड्राइवर पे लगा दिया था, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। तो सेम चीज यहाँ पे अलग अलग केसेस में होता है। जब भी इंपॉर्टेंट केस होते हैं तो यहाँ पे जो है पुलिस ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं करता और यहाँ पे किसी को भी यहाँ पे जो है अंडर इंट्रोगेशन यहाँ पे उनके मुंह से बुलवा लेता है कि उसी ने गलती की है। अब यहाँ पे बात करते हैं एक्सप्लेन पे जो डिस्कस किया जा रहा है कि कितने केसेस है जिससे यहाँ पे हमने इवॉल्व किया है कि कैसे जो है लाइफ एंड डेथ का और जो डेथ सेंटेंस है उसको हमने इवेल्युएट किया है। तो ये जो पूरा डेथ सेंटेंस का जो केस होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस था बच्चन सिंह का। इसमें एक इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन ये आया था कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर, कि मतलब आप अगर डेथ सेंटेंस दे रहे हैं तो सिर्फ आप रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही दे सकते हैं। लेकिन ये जो पूरा डॉक्ट्रिन है काफी ज्यादा जो है एम्बिग्यूअस है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कौन सा जज जो है यहाँ पे वर्डिक्ट दे रहा है। क्योंकि अगर बात करेंगे कि ये काफी ज्यादा जो है डिपेंड करेगा जज सेंट्रिक, मतलब अगर मान लीजिए जज यहाँ पे कंसिडर करता है एक पर्टिकुलर केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर तो वो शायद दे देगा, लेकिन अगर कोई दूसरा जज होगा तो वो उसको शायद रेयरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं मानेगा। तो ये कुछ एनॉमलीज है व्हेन इट कम्स टू द डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर। उसके साथ अगर बात करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग केसेस आते हैं जो कि कलेक्टिव कंसाइन से डिपेंड करते हैं, कि अगर मान लीजिए कोई टेररिस्ट है जिसे हमने पकड़ा है तो पूरी जनता जो है हमारी कंट्री को बोलेगा कि इसको यहाँ पे डेथ सेंटेंस दे देना चाहिए, तो ये भी इसलिए कलेक्टिव कंसाइन से आता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है अफजल गुरु या फिर याकूब मेमन की, जहां पे बोला जा रहा है कि कंसाइंस ऑफ सोसाइटी यहाँ पे अगर हम मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पे जुडिशरी की क्या जरूरत होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे जज की जो डिस्क्रिप्शन है हम उसे कहीं ना कहीं अफेक्ट कर देते हैं। तो वही सारी चीजें साइड की गई है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। अगला हम बात करेंगे नेम द एजेंसी डिपार्टमेंट और द स्टैट्यूटरी बॉडी विच रिलीज द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द उन्नति, मतलब अनलॉकिंग द नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी पोटेंशियल। तो ये बेसिकली कौन सी बॉडी ने रिलीज किया है, तो ये रिलीज किया गया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि बीईई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसके बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। ये बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडी है जो सेटअप की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2002 में। अब ये इसका जो एक्ट है वो है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001। अब इसका अगर मैंडेट की बात करेंगे तो ये पूरी कोशिश करता है कि यहाँ पे कैसे हम जो रिड्यूस कर सकते हैं एनर्जी इंटेंसिटी, और यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन नजर आता है ऑल स्टेक होल्डर्स के बीच में और यहाँ पे गवर्नमेंट के बीच में कि अलग अलग सेक्टर्स में जो है एनर्जी का जो वेस्टेज हो रहा है उसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे वर्ल्ड न्यूज की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इथियोपिया से नायरोबी की जो फ्लाइट थी तो उसमें यहाँ पे जो क्रैश हो गया तो उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, तो उसी के बारे में जो है आर्टिकल आया हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलैबोरेट किया है इसने गूगल आर्ट्स और कल्चर ऑफ लार्जेस्ट इंटरैक्टिव ऑनलाइन एग्जीबिशन, जिसकी यहाँ पे डिस्कवरी के बारे में नेम किया गया था वंस अपॉन अ ट्राई। तो यहाँ पे जो है कौन सी मिनिस्ट्री ने इसके साथ यहाँ पे कोलैबोरेट किया हुआ है, यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है और जो राइट आंसर है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे इकोनॉमी पेज पे यहाँ पे एक और चीज ये आई है कि जो पाकिस्तान है इसने डिमांड किया कि यहाँ पे जो इंडिया को रिमूव किया जाए यहाँ पे जो की बॉडी है एफएटीएफ बॉडी से, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे पाकिस्तान इस वक्त ग्रे लिस्ट में और इसको यहाँ पे मूव करने की बात करें ब्लैक लिस्ट में। तो पाकिस्तान डिमांड किया कि यहाँ पे जो गवर्निंग बॉडी है उसमें इंडिया को बाहर निकाल दिया जाए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एफएटीएफ जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1989 में, एक इनिशिएटिव था G7 बॉडी का। अब ये बेसिकली पॉलिसी मेकिंग बॉडी की तरह काम करता है और इसका जो यहाँ पे आपको सेक्रेटरीट जो हेडक्वार्टर वो मिलेगा आपको पेरिस में। उसके साथ अगर बात करेंगे इसका इंप्लीमेंटेशन होता है कि कैसे जो है यहाँ पे रेगुलेट कर सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस रिड्यूस करें और यहाँ पे टेररिस्ट जो फंडिंग होती है तो उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे बात करेंगे हम यहाँ पे ग्रे लिस्ट और यहाँ पे जो ब्लैक लिस्ट है उसके बारे में, तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और जो कंबैटिंग फाइनेंशियल ऑफ टेररिज्म तो उसको आप कैसे काउंटर कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे ब्लैक लिस्ट की तो यहाँ पे ईरान और नॉर्थ कोरिया का ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, और अगर ग्रे लिस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे पाकिस्तान, श्रीलंका, सीरिया और यमन जो है वो अभी भी ग्रे लिस्ट में है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पे मरायूर जैगरी है जिसको यहाँ पे ज्योग्राफी इंडिकेशन टैग दिया गया है, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चित्तूर है, पूर्वा मदीनापुर है और उसके बाद इडुक्की है, फिर कोडगु है। तो इसका जो आंसर है वो है इडुक्की केरला, क्योंकि ये जो जैगरी है इसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं किया जाता और ये उगाया जाता है कहाँ पे, केरला में। यहाँ पे वर्ल्ड न्यूज में एक और न्यूज ये है कि यहाँ पे जो नॉर्थ कोरिया वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, इसी वजह से जो है यहाँ पे ये पूरा आर्टिकल आया हुआ है। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया की इलेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली एक ही कैंडिडेट होता है जो कि होता है किम जोंग उन। यहाँ पे इकोनॉमी पेज पे नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है यहाँ पे जॉनसन एंड जॉनसन का जो पूरा यहाँ पे इशू चल रहा था। तो यहाँ पे जो हिप रिप्लेसमेंट में जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि यहाँ पे जो हिप रिप्लेसमेंट के जो मटेरियल यूज किया था वो मेटल टू मेटल था। अब यहाँ पे मेटल टू मेटल यूज करने का एक फायदा ये होता है कि वियर एंड टियर काफी कम होता है, लेकिन अगर वियर एंड टियर हो जाता है तो इसका जो यहाँ पे मेटालिक डेब्रिस से ये एक्चुअली एंटर कर जाता है ब्लड स्ट्रीम को। इससे जो है यहाँ पे काफी ज्यादा डिफेक्ट्स पाए जाते हैं जिनके भी यहाँ पे जो है जॉनसन जॉनसन के यहाँ पे जो ट्रांसप्लांट किए गए हैं। अब यहाँ पे जो बॉडी है जिसका नाम है CDSCO, तो इसने यहाँ पे डिसाइड किया था कि यहाँ पे जो कंपनसेशन देना है तो उस पे यहाँ पे अभी जॉनसन एंड जॉनसन अभी तक कंपनसेशन पे नहीं किया है।
अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में काम करता है। अब इसका अगर यहाँ पे फंक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहला फंक्शन है कि अगर कोई भी नया ड्रग है तो उसका अप्रूवल का यहाँ पे जो परमिशन है तो वो बेसिकली इस बॉडी के अंदर आता है। अगला यहाँ पे कोई भी क्लिनिकल ट्रायल्स करवाना है, अगर कोई स्टैंडर्ड्स लगाने हैं ड्रग्स के लिए या फिर जो क्वालिटी ऑफ इंपोर्टेड ड्रग्स का टेस्ट करना है, तो ये जो पूरा काम है बेसिकली सीडीएस सीओ का होता है। अगली बात करेंगे यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई भी नया ब्लड प्रोडक्ट्स आता है, आईवी फ्लूइड्स या फिर वैक्सीन या सीरा, तो उसको भी यहाँ पे इवैल्यूएट करने की रिस्पांसिबिलिटी जो है वो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के पास में होती है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि वेयर इज द हेडक्वार्टर फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और अगला क्वेश्चन है कि बताइए ये जो चंदा का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहां पे लोकेट है। ये दो क्वेश्चन का आंसर आप बेसिकली कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।